हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडीव द एरो टूवर्ड सक्सेस। आपने कल फिज़िक्स की पहली क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें, हीट एंड टेम्परेचर का क्या रोल होता है थर्मोडायनामिक्स में। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। आज हम इसी थर्मोडायनामिक्स को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य क्या है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांक के नियम कहाँ से आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। कल मैंने 3 मार्कर यूज़ किए थे, ब्लैक, ब्लू एंड ये यूज़ कर रहा हूँ मैं रेड। रेड, ब्लू एंड ब्लैक। आप लोगों की समस्या क्या थी कि आप रेड मार्कर जो है उसको जो आपके फ़ोन में विजिबल कम हो रहा था रेड मार्कर, जबकि ब्लैक और ब्लू मार्कर इंक जो है वो आपके सामने अच्छे से विजिबल हो रही थी। ऐसा क्यों होता है? ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है, वो इसका जवाब क्या देती है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते 2 मिनट ओनली। ये जो रेड मार्कर है इसकी जो इंक है उसकी डेंसिटी कम है, इसकी वजह से क्या है, विस्कोसिटी इसकी कम है। जिसने फिज़िक्स पढ़ रखी है उसको पता होगा विस्कोसिटी, जिसको कहते हैं शांता बाई श्यानता। जबकि ब्लैक और ब्लू जो इंक है उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इस वजह से इनको यूज़ करके मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जब कुछ भी लिख दिया मैंने थर्मोडायनामिक्स, तो पर्टिकुलर एक लाइन में, ये जो लाइन है ब्लैक की, इस लाइन में जो मॉलिक्यूल्स यूज़ में आ रहे हैं इंक के, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली दिस लाइन ऑफ रेड इंक। इस वजह से क्या है कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, तो वो आपको विजिबल ज़्यादा हो रहा है। जबकि रेड जो इंक है उसकी श्यानता कम है, तो जब मैं चलाऊँगा तो कम मॉलिक्यूल्स कवर होते हुए लाइन आगे बढ़ेगी। इस वजह से ये आपको विजिबल नहीं हो रही है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होटल्स की जो होल्डिंग्स होती हैं जैसे ताज वगैरह में रेड मार्कर मतलब रेड कलर यूज़ किया जाता है, रेड लाइट्स यूज़ की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि विजिबल लाइट जो होती है विबग्योर, उसमें रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस अदर कलर्स। ठीक है, जितने भी विजिबल कलर्स हैं उनमें से रेड कलर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जबकि इस मोबाइल से बोर्ड की दूरी लगभग 1 मीटर से भी कम है, फिर भी ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पा रहा उतनी। क्यों? विस्कोसिटी के कारण। डन, हम आगे बढ़ते थर्मोडायनामिक्स पे। तो जब आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो तो जो टीचर है उसको बोर्ड पे रेड मार्कर अच्छा चलता हुआ दिखता है, जबकि आपको नहीं दिखता। कारण यही है, इसमें कम मॉलिक्यूल्स कवर होते हैं, इस वजह से डिस्टेंस जब ट्रैवल करते हैं तो आपके पास कम आती है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। तापीय साम्य कहते हैं इसे। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? आपने कल थर्मोडायनामिकल सिस्टम पढ़ा था, वेरिएबल्स पढ़े थे उसमें। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम, उष्मागतिकी जो यंत्र है आपका, उष्मागतिकी तंत्र जो है उसकी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सारे मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, वो सारी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। लिखता हूँ मैं, थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी अवस्था जिसमें
निकाय के स्थूल चर अपरिवर्तित रहें। अपरिवर्तित किस रेफरेंस में रहेंगे? तो ये होगा समय के रेफरेंस में। ऐसी अवस्था जिसमें थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो आपका, उसके स्थूल चर समय के रेस्पेक्टिवली, टाइम के रेस्पेक्टिवली अपरिवर्तित रहे। जनरली परिवर्तन का मतलब अपन टाइम से निकालते हैं, इसलिए मैंने समय को मेंशन नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, स्थूल चर क्या थे? इंटेंसिव वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ स्थूल चर, लेकिन वाकई में सिर्फ स्थूल चर से मतलब नहीं होता, इसमें आप वॉल्यूम को भी काउंट कर सकते हो। इसलिए मैंने डेफिनेशन जो है उसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोला। जो निकाय को डिफाइन करने वाले जो छोटे से छोटे अवयव्स हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? ये दो सिस्टम है, माना कि सिस्टम ए, सिस्टम बी, इनमें मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, जो भी अवयव आपने लिया उसके। क्या इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है? हाँ, अगर पर्टिकुलरली सिस्टम ए इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके बराबर हो चुका है, तो ऐसे में सिस्टम ए इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, क्योंकि इसके जो अवयव्स है वो अब चेंज नहीं होने वाले। कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो इसे चेंज करे। वैसे ही बी भी हो सकता है, वही मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। यह है आइसोलेटेड वॉल। ये आइसोलेटेड वॉल है, जिसे अपन कहते हैं एडियाबैटिक वॉल, रुद्रोष्म दीवार। रुद्रोष्म दीवार, एडियाबैटिक वॉल, एक ऐसी वॉल जिससे अगर इस सिस्टम को कवर कर दिया जाए तो इस सिस्टम की जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाह्य इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन न रख सकें। तो क्या ये सिस्टम अब थर्मल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? मेरे बोलने से पहले आप कमेंट करें, आंसर देने से पहले, क्या ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो जब इस तरीके की बात आई तो आप इसकी डेफिनेशन पे जाओ। क्या था थर्मल इक्विलिब्रियम? तापीय साम्य, एक ऐसी अवस्था जिसमें समय के साथ किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज ना हो। तो जब आपने यहाँ पे ये वॉल लगा दी, एडियाबैटिक वॉल, रुद्रोष्म दीवार लगा दी, तो क्या अब ये सिस्टम किसी प्रकार के बाह्य इन्वायरमेंट से संबंध रखेगा? क्या अब ये अपने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बदलना चाहेगा? जवाब है नहीं, नहीं बदलेगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि आपने इसको एडियाबैटिक वॉल से कवर अप कर लिया। तो जब ये इन्वायरमेंट के साथ किसी प्रकार के रिलेशन नहीं रखता है, अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाता है समय के साथ बाय इन्वायरमेंट से रिलेशन करके, तो ऐसे में ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो है समय के साथ अपने आप में कोई चेंज नहीं ला पाएगा, क्योंकि चारों ओर से इसे एडियाबैटिक वॉल से कवर अप कर लिया गया है। इसकी बात करें तो ये भी अपने आप में एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये भी नहीं करेगा, चारों ओर से कवर अप है। तो यहाँ पे पॉइंट की बात आती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी सिस्टम यदि बाय इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप नहीं रख रहा है, चारों ओर से एडियाबैटिक जो वॉल्स है उससे कवर अप है, तो वो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसी में कुछ बदलाव लाते हैं अपन। पहले यहाँ पे सारी की सारी वो एडियाबेटिक वॉल थी, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ये पूरी की पूरी एडियाबेटिक वॉल है। अब सिस्टम ए सिस्टम बी दोनों ही अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन किए हुए हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें बढ़ते हैं। सिस्टम ए सिस्टम बी अवयव से इसमें एडियाबेटिक वॉल अब यहाँ पे ही है, इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में हटा दी गई। तब क्या होगा, तब ना तो सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम ले पाएगा ना सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। पर्टिकुलरली जब आपने हटाया तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो समय टी टाइम टी के लिए जब आपने हटाया उसी टाइम, ठीक है, ये जो वॉल है इसको हटाने का जो टाइम है वो टी है। तो अब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा क्योंकि इसे कोई और सिस्टम मिल चुका है। तो जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी और जिसका टेम्परेचर कम है उस तरफ हीट क्या करेगी, मूव करेगी। और सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो क्या हुआ, जब एडियाबेटिक वॉल से चारों ओर से कवर था तब तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था, बी भी था। लेकिन जब आपने हटाई तुरंत, तो जैसे ही हटाओगे हीट एक तरफ से दूसरी ओर जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में इनके जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जाएगी। तो ऐसे में ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम में आने की एक कोशिश ज़रूर होगी, उसकी बात करते हैं। ये एज इट इज़ एडियाबेटिक वॉल है, रुद्रोष्म दीवार है। अब क्या हो गया, ये टी टाइम की बात थी। T2 टाइम के बाद जब इन्होंने अपनी हीट को शेयर किया, तो शेयरिंग के बाद क्या होगा, ये दोनों किसी न किसी एक टेम्परेचर पे अपने दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे, किसी एक टेम्परेचर पे सेक्रीफाइस करेंगे अपने टेम्परेचर को। तो उस समय जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो T हो जाएगा, दोनों सिस्टम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V हो जाएगा, प्रेशर P हो जाएगा। तो अब वापस थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, डेफिनेशन बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम था क्योंकि एडियाबेटिक वॉल ने रोका था इसे अपनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बदलने से, इसे भी रोका हुआ था। जब इन्हें आज़ादी मिलेगी तो ये मूव करने लगेगा। दोनों ही अपने एक ऐसा टेम्परेचर चाहेंगे जो जिस पे दोनों अपने जो नीड्स हैं उन नीड्स को पूरा कर सकें, उन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकें। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गई। ठीक है, तो हमेशा सिस्टम की कोशिश यही रहेगी कि वो अपने टेम्परेचर को सेक्रीफाइस करके किसी एक ऐसे टेम्परेचर पे आए जिसमें दोनों ही अपनी अपनी जो बातें हैं, अपनी अपनी शर्तें उनको रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम डन, इतना ही है। अब हम आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। जीरोथ लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या है? तो ये कोई रूल नहीं है। जो थर्मोडायनामिक्स थी उसमें पहला रूल आया थर्मोडायनामिक्स का, कुछ वर्क को लेकर आया। फिर दूसरा रूल आया किस तरीके से इंजन्स होंगे इस बारे में। फिर ये सारी जो थर्मोडायनामिकल ब्रांच थी
वो जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे एक कन्वेंशन लोगों के मन में आया, एक ऐसी बात जो हर किसी व्यक्ति को पची कि हाँ ऐसा होगा, कोई रूल नहीं है, ऐसा होता है, इसलिए उस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है क्या होगा। ऊष्मागति का शून्यांकी नियम पहले मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन पे आएंगे। ये कोई सिस्टम एक है, ये सिस्टम बी, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। क्या होगा अगर इनके बीच में कोई एडियाबैटिक वॉल है, जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये पूरी वॉल एडियाबैटिक है, तो कोई भी एक्सचेंजेशन इनमें नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम से ही जीरोथ लॉ आया, इसलिए इस चीज़ को वापस डिफाइन करना भी ज़रूरी है। सिस्टम ए पर्टिकुलरली अपने कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जिन्हें कहते हैं कंटेंट किए हुए होगा, जैसे इसको यूज़ में नहीं लेते, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए एंड ए। उसी तरीके से सिस्टम बी जो है वो भी अपना कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिए होगा, अपना कुछ प्रेशर लिए हुए होगा, अपना कुछ वॉल्यूम लिए हुए होगा। तो जब चारों तरफ से एडियाबैटिक वॉल थी तो ये दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में थे अपने आप में, लेकिन अब कोई एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे एक और ऊपर एक और सिस्टम इनसे जोड़ देते हैं अपन, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। इन दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। ये एक एडियाबैटिक वॉल है, इन्वायरमेंट के साथ एडियाबैटिक वॉल अपने को रखनी है। आप डिफाइन करो ना करो, होगी ही है, क्योंकि नहीं होगी तो एक और चीज़ होगी जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये जो वॉल है, इस वॉल से एनर्जी जा सकती है, ये एडियाबैटिक नहीं है। ये जो क्रॉस किए हुए हैं वो एडियाबैटिक वॉल है, रुद्रोष्म दीवार है जो हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो यहाँ से हीट नहीं निकलेगी, यहाँ से भी नहीं निकलेगी, यहाँ से निकल सकती है, और यहाँ से इस सिस्टम की भी हीट निकलेगी। जैसे इसको पास ला के भी समझ सकते हैं अपन, इन दोनों को टच करवा दो आपस में, एनसीईआरटी में ऐसा ही कुछ है। तो अब क्या होगा कि ये जो सिस्टम ए है वो इस सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये जो सिस्टम बी है वो भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम ए किसी सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है, ऊष्मागतिकी साम्य में है, और उसी सी सिस्टम से कोई और सिस्टम बी किसी अगर थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे अब जब सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। उसी तरीके से यदि सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ सी बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, ये होगा। तो मैथमेटिकली भी आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी। और प्रैक्टिकली भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब एक सिस्टम किसी सिस्टम के साथ तापीय साम्य में है, मान लो इसको आपने बाद में जोड़ा, इसको अभी नहीं जोड़ रहे, सिर्फ सिस्टम सी और सिस्टम ए जो है उसके बीच में आपने एडियाबैटिक वॉल हटा दी, तो दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंजेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप बी और सी के बीच में एडियाबैटिक वॉल हटा दोगे तो ये जो हीट है वो भी तो यहाँ जाएगी, या इसकी हीट यहाँ पे आएगी, तो ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन करेगा। तो आपस में ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे।
यही है थर्मोडायनामिक्स का ज़ीरोथ लॉ। इसी के बारे में, इससे टेम्परेचर की एक नई डेफिनेशन आएगी, उसकी बात करते हैं अब। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या ज़रूरत है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों आया, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरोथ लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? ज़ीरोथ लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन ये है कि ये अगर कोई एक सिस्टम किसी तीसरे यदि कोई एक निकाय यदि कोई दो सिस्टम किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक रूप से तापीय साम्य में है, अगर कोई दो सिस्टम किसी पर्टिकुलरली सिस्टम के साथ, कॉमन सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जिसको मैं आप पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि सिस्टम ए पर्टिकुलरली सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वहीं सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे में ये दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहता है कि यदि कोई दो सिस्टम पृथक रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से टेम्परेचर की जो बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो वो आती है कि जो ताप होता है वो डिफाइन करता है हीट का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, हीट की रेटिंग क्या होगी, किस रेट में हीट एक पर्टिकुलर सिस्टम से किसी और पर्टिकुलर सिस्टम में जाएगी। जैसे कोई सिस्टम है, माना इसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट जो होगी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगी। ये कैसे डिफाइन किया, आपको ये कैसे पता चला? ये बताता हमको ताप। तो ताप ही वो यूनिट है जो डिफाइन करती है हीट किस तरीके से जाएगी, किस पाथ में जाएगी। मतलब जो गर्म पदार्थ है दूसरे के रेस्पेक्ट में जो ज़्यादा गर्म है, उससे हीट ठंडे की ओर जाएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। ये जो डेफिनेशन है वो ताप देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे जो टॉपिक की बात आती है उसे कहते हैं वर्क डन, कार्य। इसकी बात कर लेते हैं। कार्य पहले ही बता चुका हूँ मैं, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। कार्य जो है वो किसी न किसी मैकेनिकल मोशन को कॉज करेगा, मैकेनिकल मोशन का कारण बनेगा। तो इसमें क्या होगा, अपन खुद या फिर सिस्टम कोई ना कोई मैकेनिकल टास्क करेगा, मैकेनिकल टास्क होगा, मैकेनिकल मोशन होगी, इससे कार्य होता है। लेकिन ये जो कार्य है वो अजीब सा बिहेव करता है। फिज़िक्स में आप अलग ही पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जस्ट उसका अलग हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दोनों में जस्ट उल्टा होता है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। जो आपने थर्मोडायनामिकल सिस्टम लिखा उस सिस्टम का इनिशियल जो वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम है उसमें कितना अंतर है, और साइन भी उसी तरीके से जाएगा। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं पहले। साइन कन्वेंशन कैसे होता है इसमें, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दो प्रकार के कार्य होंगे, एक निकाय पर किया जाएगा, एक निकाय द्वारा किया जाएगा। तो जो निकाय द्वारा कार्य, निकाय द्वारा जो कार्य है उसको फिजिक्स से कहती है, अगर आप पॉजिटिव ले लो। क्यों कहती है? क्योंकि मान लो ये पर्टिकुलर कोई सिस्टम है, इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, मतलब एक मूवेबल चीज़ है, इसको आप दबा भी सकते हो, सिस्टम चाहे तो उसको ऊपर उठा भी सकता है, इस तरीके की कोई चीज़ है। यहाँ पर सब्सटेंस है। अब निकाय द्वारा कार्य का मतलब ये है, ये अगर इस सिस्टम के पास एनर्जी है तो ये सिस्टम इस पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इस सिस्टम पर यहाँ से एक प्रेशर, एक फोर्स जनरेट करेगा जिससे ये पिस्टन ऊपर उठेगा। पिस्टन ऊपर उठा मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो जैसे बढ़ेगा। वॉल्यूम कैसे? ये जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम था वो वी आई था, यहाँ का वॉल्यूम जो अभी फाइनल है वी एफ। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इनटू प्रेशर। फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है आपको, खुद इसी ने काम किया, तो पिस्टन ऊपर आएगा। ऊपर आने से जो वी है वी आई की रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का जो अंतर है वो पॉजिटिव होगा। तो डब्ल्यू जो आएगा वो प्लस पी डेल्टा वी आएगा। फिजिक्स ये कहती है। केमिस्ट्री की बात हम आगे करेंगे, एक बार इसको समझें। साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। वर्क डन में क्या होता है? अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो सिस्टम खुद कार्य करेगा, तो पिस्टन को ऊपर उठाएगा। पिस्टन जब ऊपर उठा तो इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, तो वी एफ वी आई के कंपेयर में ज़्यादा होगा, तो वी एफ माइनस वी आई पॉजिटिव हो गया। तो ये जो टर्म आई वो हो गई वर्क डन। किस केस में? जब निकाय द्वारा किया गया, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। अब दूसरे केस की बात करते हैं। निकाय पर कार्य। इसमें जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। ये जो था वो था प्लस पी डी वी पी डेल्टा वी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। किया गया कार्य नेगेटिव होता है। इस चीज़ को समझते कैसे होता है। ये सब्सटेंस है, इसके ऊपर कोई पिस्टन रखा हुआ है। अब आप इस पिस्टन को दबाना चाहते हो, यहाँ पर ले आए इस पिस्टन पर। आपने सिस्टम पर काम किया। जब आपने सिस्टम पर काम किया तो क्या हो गया? इसका वॉल्यूम कम हो गया। ये वी इनिशियल, ये वॉल्यूम फाइनल, तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा? पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। वी फाइनल छोटा है वी आई से, तो ऑब्वियसली इनका जो
माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, छोटी वैल्यू आने वाली है 0 से, तो निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव आ गया। लेकिन इसी चीज़ को जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो कुछ और आता है, ठीक है। फिजिक्स में तो डन है, यही आने वाला है। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P डेल्टा V। ये जब निकाय द्वारा काम किया जाएगा, ये निकाय पर काम किया जाएगा, तब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P डेल्टा V। बस आपको फिज़िक्स में ये 2 फॉर्मूले याद रखना, डन हो जाएगा आपका काम, वर्क डन का, ठीक है। फिज़िक्स में ये होता है, ये साइन कन्वेंशन है। केमिस्ट्री में क्यों अलग होता है, इस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ आगे। अब जो चीज़ आने वाली है, इसको लेकर साइंस के 80% स्टूडेंट को डाउट होता है कि केमिस्ट्री में हमको अलग से रटना पड़ता है कि जो वर्क है इसको कब नेगेटिव लिया जाए, कब पॉजिटिव लिया जाए, क्योंकि फिज़िक्स में एक अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। फिज़िक्स में जहाँ पे नेगेटिव लिया, केमिस्ट्री में वहीं पे पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। तो क्यों होता है, ये है फिज़िक्स, ये केमिस्ट्री, क्यों होता है। यहाँ पे जो पहला था अपना निकाय द्वारा कार्य, फिजिक्स में हमने पॉजिटिव लिया इसको, निकाय पर कार्य, फिजिक्स में नेगेटिव लिया हमने। क्यों लिया मैं समझा चुका हूँ अभी जस्ट। केमिस्ट्री में इसी को जस्ट उल्टा होता है, निकाय द्वारा कार्य एज इट इज़, ये नेगेटिव हो जाता है, और दूसरा निकाय पर कार्य, ये पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, ये निकाय द्वारा है। जस्ट उल्टा साइन कन्वेंशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये चीज़ क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट होता है, क्यों है ऐसा, इसको समझते हैं। जो फिजिक्स है स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, ये जो है वो साइंस कन्वेंशन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब फिजिक्स में कुछ अलग जा रहा है, केमिस्ट्री में अलग क्यों जा रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आइडियोलॉजी का एक डिफरेंस आ रहा है। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपके अनुभवों पर बेस्ड है, जबकि केमिस्ट्री सब्सटेंट डिपेंडेंट है। आपने क्या सब्सटेंट लिया है, केमिस्ट्री आपसे ये पूछती है कि आपने जब पानी में नमक डाला तो पानी का क्या हुआ, ठीक है। आपने जब पानी में नमक डाला तब पानी का क्या हुआ। यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो है वो खुद आप हैं। इसी चीज़ को फिज़िक्स में समझते हैं। फिज़िक्स जो है वो ये कहती है एक सिस्टम हमें कितना देगा, सिस्टम हमें क्या देगा। फिज़िक्स ये समझना चाहती है सिस्टम क्या आउटपुट देगा। केमिस्ट्री इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आपने सिस्टम में क्या दिया है। ये दोनों जो आइडियोलॉजी का गैप है वही उस चीज़ को क्रिएट कर रहे थे जो मैं पहले समझा चुका हूँ। क्या होता है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। आप मार्केट में गए, आपको चाहिए एक बाइक। आपने क्या सोचा, बाइक मुझे कितना एवरेज देगी। आपने सबसे पहले ये देखा कि बाइक कितना देगी आपको एवरेज, ठीक है। आपको कितना मिलेगा, ये बाइक कितने टाइम तक एज इट इज सुंदर बनी रहेगी जैसी आपने लिया। आपकी जो सारी उम्मीदें हैं वो सिस्टम से हैं। फिज़िक्स प्रैक्टिकल है, ये मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल लिया जो आप पे बेस्ड है। आप खुद ऐसा सोचते हो कि जब आपने बाइक ली आपने ये सोचा कि बाइक कितना एवरेज देगी मुझे,
ये जो बाइक है उसका क्या मेंटेनेंस होगा, कितने सुंदर रहेगी, कितने टाइम तक चलेगी। आपने ये कम सोचा कि मैं इस पर खर्चा करूँगा, मैं इसकी रेगुलर सर्विसिंग करवाऊँगा, तब बाइक टिकेगी। ये चीज़ आप कम सोचते हो। आप ये सोचते हो बाइक खुद अच्छा एवरेज देना चाहती है, बाइक खुद जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एज इट इज़ रहना चाहती है। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके फिज़िक्स से हैं, बाइक से हैं, लेकिन आप खुद इसको सर्विस नहीं देना चाहते। पैसे निकालने पड़ते हैं, क्यों दे सर्विस, ठीक है। तो आप खुद क्या हैं, सिस्टम पे काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम से बहुत कुछ चाहते हैं आप। ये फिज़िक्स है। केमिस्ट्री क्या है, हमेशा आप पे डिपेंड करेगी कि आपने सिस्टम को क्या दिया। जब आप इसकी कंसंट्रेशन पूछते हो तो आप खुद से ये पूछते हो कि मैंने कितना नमक लिया है। घर पे शाम को चावल के साथ जब छाछ लेते हो तो आप खुद से पूछते हो कि मैं कितना नमक डालूं, मुझे कितने नमक में अच्छा लगेगा। ये क्या है, ये डिपेंडेंसी है कि केमिस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है आप क्या देते हो, फिज़िक्स जो है वो डिपेंडेंट है सिस्टम क्या देता है। अब इस चीज़ से मैं वर्क को जोड़ता हूँ। सिस्टम क्या देता है, इसको पॉजिटिव ले लो, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, सॉरी निकाय द्वारा किसने दिया आपको, सिस्टम ने दिया, बाय द सिस्टम। केमिस्ट्री क्या करती है, आप सिस्टम को क्या दे सकते हो, निकाय पर। यहाँ पर निकाय पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निकाय द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। बस यही है, कंसेप्चुअल गैप है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। इस वजह से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। तो जब भी साइन कन्वेंशन की बात आए तो आप बस इतना ध्यान रखना कि जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, फिज़िक्स में इसको एज इट इज़ चलने देना, केमिस्ट्री में इसको जस्ट ऐसे कर देना, वर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। आपका काम हो जाएगा। आगे के जो साइन कन्वेंशन है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। क्या सी मिस्ट्री इसके पीछे ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जो भी आपके एनसीईआरटी में उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।